हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीक लर्नर में। आज 3 अप्रैल की करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो कृपया वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना, जिससे आगे वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। अन्ना स्ट्राइकर। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर अन्ना स्ट्राइकर के बारे में बताऊंगा। अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें आपको बताऊंगा और अन्ना स्ट्राइकर के बाद में करंट अफेयर्स जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में विथ स्पेस माइंड के साथ में आपको बताऊंगा। तो अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें। पहली खबर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाए सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट। वजन 9 किलो। आमतौर पर 17 किलो का होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट चंडीगढ़ की प्रयोगशाला में हुआ परीक्षण। दूसरा प्रश्न, पाकिस्तानी भारत से चीनी और कपास का आयात नहीं करेगा। पाकिस्तान के आर्थिक समन्वय समिति का फैसला खारिज हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा हुआ था कि हम भारत से चीनी और कपास का आयात करेंगे, लेकिन चीन ने यह कहा कि चीनी तो हम है और चीनी आप भारत से खरीदेंगे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बयान पलट दिए और कहा कि हम भारत से चीनी और कपास का आयात नहीं करेंगे। अन्ना स्ट्राइकर की तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका में H1 वीजा जारी करने पर लगी रोक हट गई है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जारी अधिसूचना भी खत्म हुई। अगली खबर, जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। अगले अन्य स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरों में अगली जो खबर है आपकी वो खेल जगत से है। एसेल वार्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता में नोमी ओसाका मुकाबले से बाहर हुई हैं। अब अगली खबर आपकी अंतर्राष्ट्रीय से है। भारत बिम्स्टेक संगठन को अधिक सुदृढ़, जीवंत, कारगर और सफल बनाने के लिए वचनबद्ध हुई। बिम्स्टेक के बारे में मैंने बताया हुआ था आपको। अगला राष्ट्रीय खबर, सीबीडीटी ने करदाताओं को 2,62,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रिफंड के रूप में लौटाई। अगली खबर, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मुख्यालय पश्चिमी कमान प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। लास्ट 10वीं खबर, डीआरडीओ तथा डीएमएसआरडीई कानपुर ने कम वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की और हाल ही में रक्षा मंत्री ने भी बधाई भी दी। चलिए, ये थी अन्ना स्ट्राइकर की आपकी 10 बड़ी खबरें। आप इसको फिर से देख सकते हैं, आप इनको फिर से पढ़ सकते हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका था दोस्तों कि हार्ट ऑफ एशिया समिट 2000 किस देश में आयोजित की गई। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, पहला प्रश्न है हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 किस देश में आयोजित की गई। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका तजाकिस्तान। इसका सही उत्तर दोस्तों तजाकिस्तान होगा। तो हार्ट ऑफ एशिया समिट का जो आयोजन हुआ है वो आपका तजाकिस्तान देश में हुआ है। अब बढ़ते हैं स्पेस माइंड की ओर। दोस्तों हर प्रश्न के नीचे हमने स्पेस माइंड लिखा हुआ है और स्पेस माइंड में आपको विश्लेषण एनालिसिस मिलेगा। जितने भी प्रश्न हैं हर प्रश्न का विश्लेषण उस प्रश्न के नीचे हम आपको देंगे स्पेस माइंड के रूप में, यानी कि आपके माइंड में कुछ चीजें एब्जॉर्व करनी होगी आपको। तो स्पेस माइंड में पहली बात करें, पहला प्रश्न आपका यह बनता है कि हार्ट ऑफ एशिया किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को बोला जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि हार्ट ऑफ एशिया पहली बार आयोजित कब हुआ था। तो ध्यान रखना हार्ट ऑफ एशिया आपका 2 नवंबर 2011 ईस्वी को यह आयोजित हुआ था। अच्छा, वर्तमान में हाल ही में जो हार्ट ऑफ एशिया 2021 हुआ है ये कैमा संस्करण था या कौन सा संस्करण था। तो दोस्तों ध्यान रखना यह 9वां संस्करण था। अच्छा, 9वां संस्करण था और शुरुआत 2011 से हुई थी, तो यह 11वां संस्करण होना चाहिए था। तो दोस्तों ध्यान रखना कि 2018 में और 2020 में यह आयोजित नहीं हुआ था। अब क्या ऐसा है कि हमेशा आपका अफगानिस्तान या तजाकिस्तान या अन्य देशों में होता रहता है, क्या भारत में नहीं होता ये। तो ध्यान रखना भारत में भी यह हार्ट ऑफ एशिया का जो आयोजन है वो हो चुका है।
तो कैमा संस्करण हुआ था भारत में, तो ध्यान रखना दोस्तों भारत में 6वां संस्करण हुआ था। और वो भारत में भी किस जगह पर हुआ था, तो ध्यान रखना भारत में अमृतसर में यह सम्मेलन हुआ था, हार्ट ऑफ एशिया। कितने देश सम्मिलित होते हैं दोस्तों इसमें, तो ध्यान रखना 15 देश इसमें सम्मिलित हैं। तो हार्ट ऑफ एशिया प्रश्न आपका था, एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर। हार्ट ऑफ एशिया समिट 2021 किस देश में आयोजित की गई, उत्तर दोस्तों होगा तजाकिस्तान। हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को बोला जाता है, पहली बार 2 नवंबर 2011 को हार्ट ऑफ एशिया पहली बार आयोजित हुआ। वर्तमान में कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था। वर्तमान में यह 9वां संस्करण था। भारत में यह 6वां संस्करण अमृतसर में हुआ था। इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें 5 देश आपके, इसमें 15 देश आपके शामिल हैं। और 2018-2020 में यह आयोजित नहीं हुआ था। होता क्या है हार्ट ऑफ एशिया में, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का सम्मान किया जाता है, चर्चा की जाती है, तमाम देश शामिल होते हैं इसमें, जो देश होते हैं, भारत भी शामिल होता है। अच्छा, हाल ही में बता दें आपको, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो तजाकिस्तान, यहाँ पर देखेंगे तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान की जो राजधानी है, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दुशांबे। तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी है दुशांबे। तो याद रखना, हाल ही में जयशंकर प्रसाद का नाम याद आ गया, जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं आपके एस जयशंकर, वो दुशांबे गए थे और उन्होंने इसमें समिट में भाग लिया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग में किस राज्य सूची को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का सुझाव दिया हुआ है। हाल ही में किसने 15वें वित्त आयोग में किससे राज्य सूची को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग या वन विभाग। तो दोस्तों सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा इसका स्वास्थ्य विभाग। तो 15वें वित्त आयोग में, तो पहली बात यह है कि वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में बना। तो दोस्तों स्पेस माइंड में जाने से पहले इसका सही उत्तर स्वास्थ्य विभाग होगा। अब स्पेस माइंड की अगर हम बात करें तो जो 15वें वित्त आयोग था वो एनके सिंह की अध्यक्षता में आपका बना हुआ था, और एनके सिंह जो अध्यक्ष बने हुए थे 15वें वित्त आयोग के, वो 2017 में बने थे। अब इनका जो कार्यकाल रहेगा जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल तक रहता है, यानी कि 2000 जो इनका सीजन चलेगा वो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चलेगा। अब इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा केंद्र सरकार से कि हमको 2025 तक कुल जीडीपी का 2.5% हेल्थ पर खर्चा चाहिए। तो जब इन्होंने ये बात केंद्र सरकार से कही है तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि एनके सिंह से कि आप ये भूल रहे हैं कि एनके ये जो 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आप जो ये बात कह रहे हैं, जो ये सुझाव दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची में आता है, ना कि समवर्ती सूची में आता है। अगर राज्य सूची में आता है तो फिर आप हमसे क्यों कह रहे हैं। तो एनके सिंह ने कहा अगर ऐसा है तो इसको राज्य सूची से निकाल दीजिए आप और समवर्ती सूची में डाला जाए, इसके लिए संविधान में संशोधन होगा। तो ये उन्होंने सुझाव दिया है। तो वित्त आयोग करता क्या है, वित्त आयोग की डेफिनेशन क्या होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार में धन का बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग करता है। क्योंकि हम जो टैक्स देते हैं वो केंद्र सरकार के पास जाता है, और जब केंद्र सरकार के पास जाता है तो राज्य सरकार कहती है कि हम अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, मेरा टैक्स अगर केंद्र सरकार ले रही है तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार का मतलब क्या रहा। यहां पर दखल अंदाजी कौन देता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में दखल अंदाजी कौन करता है दोस्तों, वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग क्या करता है कि आप लड़िए मत, 41% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार लेगी और बाद बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो केंद्र सरकार लेगी। यानी कि 100 में से 41% अगर राज्य सरकार के पास जाएगा तो 59% आपका जो बचा, 59% वो आपका केंद्र सरकार लेगी। तो ये थी आपकी दोस्तों, मैं आशा करता हूं मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग बनता है। कब से कब तक रहेंगे वो मैंने बताया आपको। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि कुल जीडीपी का 2.5% हेल्थ पर खर्च होना चाहिए। स्वास्थ्य को राज्य सूची से आप निकालिए, समवर्ती सूची में डालिए। और वित्त आयोग, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग का अनुच्छेद में वर्णन कहां पर है इसका, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी पूछ दिया जाता है कि प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो केसी नियोगी जी थे।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे जो मनाया गया वो दोस्तों, इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा आपका 31 मार्च। ध्यान रखना 31 मार्च को मनाया जाता है ट्रांसजेंडर डे। स्पेस माइंड की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस माइंड में देखेंगे उद्देश्य क्या है इसका, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। 31 मार्च 2009 से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया ये? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ट्रांसजेंडर डे है वो 31 मार्च 2009 से शुरू किया गया। और एक और प्रश्न ध्यान रखना, हाल ही में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो ये अच्छा प्रश्न है। तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये आपकी कुशीनगर में स्थित है। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहां किया है? तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन आपके सामने 4 है, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ या प्रयागराज। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद हैं, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गोरखपुर में। गोरखपुर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना, अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड में सम्मिलित थे। और ध्यान रखना काकोरी कांड की घटना कब होती है? काकोरी कांड की घटना जो थी वो 9 अगस्त 1905 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को होती है। काकोरी कांड लखनऊ के पास में एक जगह है, काकोरी बोलते हैं, स्टेशन है काकोरी के नाम से। अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह ठाकुर, इन सभी लोगों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ट्रेन में रख के खजाने को लूटा हुआ था। बाद में इनको फांसी भी हो गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। तो ये अशफाक उल्ला खां वही है, क्रांतिकारी थे। तो ये 9 अगस्त 1905 ईस्वी को 1925 ईस्वी को घटना हुई थी। और यही अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान आपका गोरखपुर में खुल रहा है। तो हाल ही में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में कहाँ के टेराकोटा को जीआई टैग मिला? तो ध्यान रखना दोस्तों, गोरखपुर के। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। यहाँ दोस्तों सही कर लेना थोड़ा, दार्जिलिंग की चाय को मिला था और ये पश्चिम बंगाल का था। चलिए दोस्तों, काला चावल चखाओ ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मणिपुर का। और बीकानेर भुजिया ये आपकी बीकानेर है, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेट। दोस्तों भौगोलिक संकेत इसको हम बोलते हैं। भौगोलिक संकेत किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के स्थान पर किसी उत्पाद को फेमस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम। जैसे बीकानेर की आप लोग भुजिया खाते होंगे, तो बीकानेर भुजिया ही उसका नाम कर दिया गया। किसी भौगोलिक क्षेत्र के नाम पर उत्पाद को फेमस कर दिया गया, बीकानेर भुजिया हम लोगों ने खाई होगी। वैसे ही जीआई टैग 1999 अधिनियम के तहत आया था दोस्तों। ध्यान रखना जीआई टैग, तो ध्यान देना दोस्तों, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है? तो ध्यान रखना 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है आपका। और किस अधिनियम के तहत आया था? 1999 अधिनियम के तहत ये जीआई टैग आया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा, दुनिया का पहला, ध्यान देना अच्छा प्रश्न है। हाल ही में कोविड-19 चल रहा है दोस्तों, और कोविड-19 के प्रश्न में एक दिन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। कोविड-19 में आमतौर पर पूछ दिया जाता है कि कोविड-19 में वायरस कौन होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना कोविड-19 में जो वायरस होता है वो सार्स-कोव-2 होता है। सार्स-कोव-2 ये कोविड-19 का वायरस है, ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कर दिया? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रूस। क्या होगा इसका? रूस सही उत्तर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई हुई है। रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। ध्यान रखना इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित करने का फैसला किया या सुझाव दिया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो, इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर उड़ीसा होगा। तो अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक जी हैं और बीजू जनता दल पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की सरकार ने कहा क्या? उड़ीसा की सरकार ने यह कहा है कि आप जो महेंद्रगिरी है आप इसको बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित करें। केंद्र सरकार से सामने ये प्रस्ताव रखा। स्पेस में देखते हैं, उड़ीसा राज्य सरकार ने
को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया। कहां पर? यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। तो महेंद्रगिरी है क्या? ये एक हाईएस्ट चोटी है। तो याद रखना दोस्तों, उड़ीसा की फर्स्ट हाईएस्ट चोटी देवमाली है। उड़ीसा की फर्स्ट हाईएस्ट चोटी देवमाली है और दूसरी हाईएस्ट चोटी की अगर हम बात करते हैं वो आपकी महेंद्रगिरी है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, गजपति जिले में, उड़ीसा के गजपति जिले में 1501 मीटर की ऊंचाई पर है। अब तो फिर ये भी चीज आ जाती है कि फर्स्ट अगर सेकंड आपकी महेंद्रगिरी है तो फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट आपकी होगी देवमाली। इसके अलावा उड़ीसा में आपका ये सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकड़का नेशनल पार्क भी है। ये नेशनल पार्क है और वो थे आपकी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो कोर होती है, पहली कोर, जो 3 कोरें होती हैं दोस्तों इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में, 3 कोरों में जो पहली कोर होती है दोस्तों उसको बोलते हैं कोर जोन। पहली कोर को, पहले एरिया को, पहले जगह को कोर, और कोर के अंदर ही नेशनल पार्क उपस्थित रहता है। तो महेंद्रगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व करने का फैसला लिया। बायोस्फीयर रिजर्व जंगल को बचाने का काम करता है और सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकड़का नेशनल पार्क भी आपके उड़ीसा में स्थित है। तो एक और प्रश्न दोस्तों याद रखना कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया हुआ था, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं बीजू जनता दल से। और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को होती है। अभी 1 अप्रैल बीती, 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता, और उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, उत्कल दिवस भी हम कहते हैं। चलिए दोस्तों, कृपया हमारी अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो, वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कम से कम 10 लोगों को शेयर अवश्य कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये दोस्तों आपका 2 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। दोस्तों स्पेसमैन की ओर बढ़ेंगे, स्पेसमैन में देखेंगे ये क्या है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है और साथ ही कोई कदम ठोस उठाए जाते हैं पीड़ित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन के में सुधार लाने के लिए। तो लागू किसने किया था, घोषणा किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, नाम सुना होगा आपने, 1945 में इसकी स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। कब की थी? 2 अप्रैल 2007 को घोषणा की थी। किसने की थी? यूएन महासभा ने। दोस्तों ऑटिज्म के बारे में भी आपको बता दूं कि यह ऑटिज्म है क्या। तो ऑटिज्म मस्तिष्क विकास में उत्पन्न बाधा संबंधी विकार है। ऑटिज्म मस्तिष्क विकास में उत्पन्न बाधा करता है, ये विकार है, एक रोग है मस्तिष्क का ऑटिज्म। ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति दूसरों से अलग, स्वयं में खोया रहता है, गुमशुदा की तलाश में रहता, बड़ा खोया खोया सा रहता है। तो ऑटिज्म में ग्रसित व्यक्ति दूसरों से अलग, स्वयं में खोया रहता है। जाने कहां चले गए तुम, ठीक है ना। तो व्यक्ति के विकास संबंधी समस्याओं में ऑटिज्म तीसरे स्थान पर है, अर्थात व्यक्ति के विकास में बाधा पहुंचाने वाले मुख्य कारणों में ऑटिज्म भी जिम्मेदार है। ऑटिज्म एक रोग होता है दोस्तों। अच्छा, ऑटिज्म में होता क्या क्या है वो भी यहां पर देखेंगे। ऑटिज्म के रोगी को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ऑटिज्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, साल 2010 तक विश्व में तकरीबन 7 करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित थे। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 तक विश्व में तकरीबन 7 करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित थे। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असमान होता है। साथ ही इनकी वजह से उनके न्यूरो सिस्टम जो होता है, न्यूरोलॉजी जो होती, जो आपका दिमाग जो होता है, मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो आप लोग बताएंगे, राजस्थान, बिहार, पंजाब या झारखंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों होगा इसका बिहार, पंजाब या झारखंड या राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थान। एक बार प्रश्न को फिर से देखें, हाल ही में
राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ध्यान रखना दोस्तों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये किस राज्य ने लागू की? राजस्थान ने इसको लागू किया हुआ है। स्पेसमैन की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसमैन में देखेंगे दोस्तों, राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसने लागू की है, प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देगा। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज पर 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। 5 लाख रुपया भी मिलेगा आपको, अगर कोई बीमारी होती है आप इलाज मुफ्त करा सकेंगे। किसके तहत? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी मतलब लंबी दीर्घायु हो आपकी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी बोलते, जीडीपी की वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? तो इसका दोस्तों सही उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर 15.1, 10.1, 10.1 या 7.1 या 15.1 दोस्तों बढ़ाकर कर दिया गया है 10.1। विश्व बैंक ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमान बढ़ा दी, कितनी कर दी? 10.1% कर दी गई है। स्पेसमैन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट जो था वो 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10.1% कर दिया। कितना था पहले अनुमान? 5.4 का। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रहने की आशंका जताई थी। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं। उत्तर प्रदेश में 2-3 हफ्ते पहले जो केस आ रहे थे आपके वो 200 से 300 आ रहे थे, लेकिन हाल ही में 13 से 14 से 1500 तक केस आ रहे हैं। तो इसलिए लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा ये हम नहीं कह सकते, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, और सरकार के ऊपर भी डिपेंड नहीं, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अगर चाहेंगे तो लॉकडाउन लगवा सकते हैं, हम लोग नहीं चाहेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों नियमों का पालन करें, मास्क का सेवन करें, सैनिटाइजर लगाएं और 2 गज की दूरी भी रखें, ये हमारे जिससे हम स्वस्थ रह सकें और कोविड-19 हमारे ऊपर प्रवेश ना कर सके। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है दोस्तों, हमें सावधानी रखना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आगे हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों हो रहा है वो सिर्फ शिक्षा का हो रहा है। मेरे अनुसार शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है इससे। चलिए दोस्तों ये रहे आपके 10 प्रश्न करंट के। अब भारत में झीलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब आज स्टैटिक जीके में आपको भारत की जो झीलें हैं प्रमुख, उन झीलों के बारे में आपको रिवीजन में जल्दी करवा दूं मैं। डल झील दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ पर है आपकी? जम्मू कश्मीर में। वेरी नाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में। नागिन झील दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील दोस्तों कहाँ है? ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील कहाँ है? ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान की झीलों पर एक नज़र। राजसमंद झील ये भी आपकी राजस्थान में है। पिछौला झील आपकी राजस्थान में है। शावर झील आपकी राजस्थान में है। जयसमंद झील ये भी आपकी राजस्थान में है। फतेह सागर झील ये भी आपकी राजस्थान में है। डीडवाना झील सबको पता होगा राजस्थान में है। अगला आपका लूनकर नशर झील ये भी आपकी राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं अब उत्तराखंड की झीलों पर एक नज़र। सातताल झील ये भी आपकी उत्तराखंड में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। राक्षताल झील उत्तराखंड में है। मालाताला झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। नौकीछुआताल झील उत्तराखंड में है। खुरपाताल झील ये भी आपकी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और केरल की झीलों को देखते हैं। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। बेम्बनाड झील आपकी केरल में है। अष्टमुदी झील ये भी आपकी केरल में है। पेरियार झील सबको मालूम होगी केरल में है। अगला आगे देखते हैं लोनार झील। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश। ये पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील सबको पता होगा। लोकटक झील आपकी जो है वो मणिपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में और नए प्रश्नों के साथ में कल पुनः हाजिर होंगे। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर अवश्य कर दें। आज के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।